अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से खान्स एकेडमी चैनल पर आप सभी बच्चों का इस्तकबाल कर रहा हूं मैं। अ, आज हम लोग जो है नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कीमियाई तामुलात और मसावातें। ठीक है, तो अब जो है हम लोग एक सरसरी मुताला करेंगे बच्चों के किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। जैसे भी क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 में अ, आप बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सवाल आपको पूछे जाने के चांस है। तो यहाँ पर आप मेन मेन टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट सरसरी मुताला करेंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे इसको याद किया जाएगा या समझा जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहली बात आयनी बरकी बार। देखो, अगर आपको केमिकल रिएक्शन सीखना है, जैसे ये हमारा थर्ड चैप्टर और एट चैप्टर, आठवां चैप्टर, और ये जो थर्ड वाला आपका है तीसरा, तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ आयनी भर की बार आपको याद करने पड़ेंगे। तो आपको वो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला पता चल जाता है क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो आप ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, या अभी तो नाइन्थ आपका कोरोना काल में ही चला गया बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, +1 वाले दो हैं, +2 वाले हमारे पास जो है वो चार आपको याद करने हैं। फिर Fe जो है वो +2 भी होता है और +3 भी होता है। एल्यूमिनियम +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है चार्ज, क्लोरीन का -1। ये चार्ज क्यों आते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन की लेन देन से। तो देने वालों के ऊपर प्लस चार्ज आता है। देखो, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और अगर आपने किसी फकीर को दे दिया तो आपको क्या मिलता है? उसके एवज में क्या मिलता है? आपको सवाब मिलता है। तो ऐसे समझ लेना, तो जो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, प्लस पॉइंट्स आता है। समझ आ रहा है? अब मान लीजिए अगर कोई फकीर है, उसके झोले में 2 रुपए पड़ा है या 1 रुपया पड़ा है, अगर आपने उसको उठा लिया, ठीक है, तो आपको सवाब मिलेगा या उसके बरक्स आपको गुनाह मिलेगा? इस बात को बताइए मुझे। तो प्लस पॉइंट मिलेगा या माइनस पॉइंट मिलेगा? तो माइनस पॉइंट मिलेगा। तो जो एटम्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, क्लोरीन के ऊपर। वैसे पॉली एटॉमिक आयंस हैं कुछ हमारे पास, OH हाइड्रोक्सिल बोलते हैं जिसको, तो इसके ऊपर -1 होता है। तो -1 वाले एटलीस्ट दो याद रखें आप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल और एल्यूमिनेट AlO2, सल्फेट और कार्बोनेट, इस पे कितना? -2 तो आपको माइनस ये वाले याद करने बहुत कम है। प्लस वाले जरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। सोडियम पोटेशियम +1 होता है, बाकी के चार मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और जिंक ये +2 वाले। Fe जो है वो +2 भी होता है, +3 भी होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा आयनिक चार्ज, और इसमें -2 -1। फिर ये कुछ पॉली एटॉमिक आयंस, तो इसको जरा याद कर लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन में बहुत काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको मैं ये आयनिक चार्जेस का इस्तेमाल बताता हूँ यहाँ पर क्या। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये जो NaOH है बच्चों, तो इस पे Na पे कितना चार्ज है? +1, और ये OH के ऊपर कितना चार्ज है? -1। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को +1 -1, जब ये नंबर सेम होते हैं और प्लस माइनस में होते हैं, बेसिकली ये एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनी मुरक्कब हो जाता है। तो जब भी ये नंबर आप सेम देखें ना बच्चों, सेम देखें, याद रखो क्रिस क्रॉस नहीं करना होता है, क्रिस क्रॉस नहीं करना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर अगर बात करूं तो हाइड्रोजन का वहां तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है हाइड्रोजन का +1 और सल्फेट का होता है -2। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस करके ये 1 इसके नीचे आता है और ये 2 ये हाइड्रोजन के नीचे आया, तो इस तरीके से H2SO4 बनता है। समझे कि नहीं? अब क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो ये सोडियम इस सल्फेट से रिएक्ट करता है और ये OH इस हाइड्रोजन के साथ में करता है। तो जब भी OH हाइड्रोजन के साथ करता है तो वो तो H2O बनाएगा, वो तो वाटर बनाएगा। इसमें आपको कुछ क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं। ये वाला आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से बना, देखो Na के ऊपर कितना होता है बच्चों? +1 होता है। आप देख लो प्रीवियस, यहाँ पर Na के ऊपर कितना होता है? +1। सल्फेट पे कितना होता है? -2। ठीक है, तो सल्फेट के ऊपर -2, सल्फेट यानी SO4 पूरा। तो इधर क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा जब दो डिफरेंट नंबर होते हैं।
सेम नंबर तो क्रिस क्रॉस नहीं करना है, डिफरेंट नंबर होंगे तो क्रिस क्रॉस करना है। तो 2 इसके नीचे Na के नीचे आ गया और 1 जो है पूरे SO4 के नीचे। समझ में आ गया बात? तो अब ब्रैकेट करके ऐसा लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसको ऐसे ही समझा जाता है। समझ आ रही बात? ओके, इसी तरीके से ये सब रिएक्शन भी आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। यहां पर सबसे पहले आपको, ये तो मैंने केमिकल रिएक्शन बताया, यहां आपको एक्चुअल में सीखना है बैलेंसिंग। क्या सीखना है बच्चों? बैलेंसिंग सीखना है। तो बैलेंसिंग सिखा देता हूं मैं आपको। अगर कभी ये ऑब्जेक्टिव में आया कि तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहला पार्ट जो आपको इस चैप्टर में सीखना है वो बैलेंस करना। ठीक है, मुतवाजन करना, इसका तवाजुन जो है वो बराबर करना, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो यहाँ देखो सोडियम यहाँ पर कितना है बच्चों? 1 है। यहाँ सोडियम कितना है? 2 है। तो आप क्या करोगे, ये एक को क्या करोगे? 2 बनाओगे। तो यहाँ पर क्या किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट इसमें। अब यहाँ 2 डालने से क्या चेंजेस आ गए बच्चों? Na तो 2 हो गया, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, 2 1 का 2, 2 और 4 कितने हो गए भाई? 6 हो गए, बराबर है। तो यहाँ पर क्या 6 ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 4। यहाँ कितना है? 1 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 4 को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो आप क्या करते हैं, इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 का 2 और ये 4 कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। इसी तरीके से अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 का 2, 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से पूरा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? बैलेंस। यानी आपको सिर्फ कहाँ 2 डालना है? यहाँ 2 डालना है और यहाँ 2 डालना है। इस तरीके से ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग सबसे पहले इस चैप्टर में आप क्या करोगे बच्चों? बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद कीमियाई तामुलात की किस्में, सबसे पहले किस्में आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे 6 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 6। तो तरकीबी, तहलीली, हटाओ, दोहरा हटाओ, हरारतगीर और हरारतजा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग तरकीबी अमल में क्या करते हैं, तहलीली में क्या करते हैं। तो पहले तो 6 नाम याद कर लें आप लोग एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो जल्दी से ये 6 नाम आप याद कर लें फटाफट। उसके बाद हर एक के एग्जाम्पल देखो, आपको उसकी तारीफ लिखना है बच्चों, तारीफ लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, वो केमिकल रिएक्शन, ये सब आपने अभी समझा होगा। भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा। ठीक है, मैं सिंपल लफ्जों में बोलता हूँ। तरकीबी तामुल क्या होता है? 2 को मिलाकर अगर 1 बन रहा है, तरकीब हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मिल रहे हैं। समझ, कॉम्बिनेशन बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। 2 कंबाइन होकर अगर 1 बना रहे हैं तो तरकीबी अमल। ठीक है, और तहलीली क्या होता है? 1 से 2 बन रहा है। देखो यहाँ पर सीधा समझ आ रहा है आपको, 1 है, इससे कितने दो प्रोडक्ट बने, 2 हासिल मिले। समझ में आ रही बात? आमिल अशिया एक ही होगी, 1 से 2 हासिल मिले या 2 से ज्यादा मिले, तो ऐसे केस में आप इसको क्या बोलेंगे? तहलीली तामुल बोलेंगे। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पर 1 से 2 बना, ठीक है, यहाँ भी 1 से 2 बना, यहाँ भी 1 से 2 बना। समझ आ रही बात? तो ये तहलीली बात है, सिंपल सा, इतना पहचानना है आपको। ठीक है, अब हटाओ का अमल क्या होता है? देखो बच्चों, हटाओ का अमल कैसे पहचानोगे? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए। तो ये कॉपर सल्फेट था, उसमें आपने लोहा डाला बच्चों। ठीक है, तो लोहा क्या करता है? ये कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर बेचारा यहाँ आ जाता है, मतलब ये Fe जाता है, उसको हटा देता है अपनी जगह से। समझ आ रहा है? तो इसलिए बोला गया हटाओ का अमल। तो Fe ने कॉपर को हटा दिया, तो कॉपर की जगह कौन आ गया बच्चों? Fe आ गया। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है कि कौन किसको हटा सकता है, तो वो 8वें चैप्टर में आपको उसकी क्या नाम है, रिएक्टिविटी सीरीज है। समझ आ रहा है? तो उसको हम लोग बात करेंगे। तो ये Fe जो है वो कॉपर को लात मार देता है, कॉपर हट जाता है। तो देखो Fe कॉपर की जगह आ गया। ये देखो सीधा सिंपल पहचानना, बहुत आसान। ये प्लम्बम है, जिसको आप सीसा भी बोलते हैं, लेड बोलते हैं। ठीक है, लेड, इसका लैटिन नाम क्या है बच्चों? प्लम्बम। ओके, और इसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं? सीसा। ठीक है, तो ये प्लम्बम क्या करता है? कॉपर को हटा देता है। देखो वहां पर आ गया। तो ऐसा हटाओ देखे तो आप समझ जाओ ये हटाओ का अमल है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो तेज आमिल होता है, समझ आ रहा है? सुस्त आमिल आंसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल। तो ये जब तेज आमिल होगा ना, मतलब अमल करने में अगर ये Fe, देखो ये अगर ताकतवर होगा कॉपर से तभी तो उसको हटा पाएगा, सिंपल सी बात, नहीं तो नहीं हटा पाएगा। ठीक है,
तो Fe जो है वो क्या है, अगर कॉपर से ताकतवर रहा, तेज आमिल रहा, ये सुस्त आमिल बोलते हैं, स्लो रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्टिविटी इसकी कम है, ठीक है, तभी हटा पाएगा, अदरवाइज नहीं हटा पाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन तेज है कौन सुस्त है? तो उसकी सीरीज, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, वो हम लोग 8वें चैप्टर में जब जाएंगे तो मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानेंगे। अब उसके बाद दोहरा हटाव का, दोहरा हटाव में आप क्या देखेंगे बच्चों कि इसमें जो है ना आयनों के तबादले से, आप देखो यहाँ पर दो, इसमें अगर देखें तो ये Mg है और ये Cl है, इधर पे K और ये OH है। Mg का आपको पता है +2 होता है, Cl का क्या होता है -1। कैसे पता चलेगा बच्चों? ये मैंने आपको शुरुआत में टेबल बताया ना, वहां से पता चलेगा। +1 OH के ऊपर क्या होता है -1। तो होगा क्या यहाँ पर, आयनों का तबादला होगा। मतलब ये देखो, इसका पहला उसके सेकंड वाले से मिल जाएगा, ठीक है, और इसका फर्स्ट इसके सेकंड के साथ मिलने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ये देखो, K और ये Cl मिल जाएंगे, Mg और ये OH मिल जाएंगे। तो किस तरीके से होगा बच्चों ये, ठीक है, K Cl मिला, K और Cl बाजू बाजू में लिखना है, K के ऊपर +1 Cl के ऊपर -1। कहां से मिलेगा? ये चैप्टर के शुरुआत में। तो ये सेम नंबर है तो क्रिस क्रॉस नहीं होने वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर Mg जो है वो OH से मिलेगा, तो Mg लिखना है, OH लिखना है। Mg के ऊपर क्या होता है +2, OH के ऊपर होता है बच्चों -1। तो क्रिस से अलग अलग नंबर है तो क्रिस क्रॉस 1 इसके बेस पर जाएगा, 2 इसके बेस पर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो MgOH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का तबादले की वजह से। और एक चीज क्या बनता है बच्चों, इधर पे एक रसूब तैयार होता है। क्या तैयार होता है? रसूब तैयार होता है। रसूब किसको बोलेंगे आप? ठीक है, तो अभी रसूब कौन होगा? ये मेरा रसूब होगा इस केस में, ठीक है। यहाँ पर NaCl रसूब है। रसूब उसको बोलते हैं बच्चों जो पानी में जो है वो गैर हलपजीर हो। समझ में आ रही बात? लिक्विड में आप मतलब पानी में डालते हैं तो वो हल नहीं होगा, घुलेगा नहीं। समझ आ रही बात? तो वो वैसे ही रहेगा, ठोस हालत में आपको मिल जाएगा, तो उसको रसूब बोलते हैं, ठीक है, गैर हलपजीर अश्या। अभी ये टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल नहीं दिया गया इसमें, मैंने अलग से एग्जाम्पल लिखा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हरारत गिर, अभी पांचवा क्या है, हरारत गिर का तामुल। अभी हरारत गिर क्या है और हरारत जा क्या है? देखो, गिर में, हरारत गिर में आप क्या करते हैं, किसी मुरक्कब को, ठीक है, आप हीट देते हैं, हरारत देंगे। तो ये हरारत अगर आपको बाएं जानिब दिखाई दे, कहां पर बच्चों? बाएं जानिब। आप सामने से देख रहे हैं तो बाएं जानिब, तो इसका मतलब आपने इसको हरारत दी है। या समटाइम इसको यहाँ पर जो है ना ऐसे समोसा लिखा जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये डेल्टा ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब भी केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है कि आप जो है हरारत दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हरारत देने पर ये दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। समझ आ रहा है? दो नए हासिल अशिया दिया हमको इसने। तो ये जो रिएक्शन हुआ वो हीट देने पर हुआ, तो इसने क्या किया, हरारत को जज्ब किया और फिर अमल हुआ। इसको हरारत गिर कहते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शन बच्चों हीट निकालने वाले, देखो आपको अगर हरारत ये दाएं जानिब दिखाई दे, कहां पर? दाएं जानिब, तो ये क्या हो जाएगा, हरारत जा। क्या हो जाएगा बच्चों? हरारत जा। तो अब ये कैसे होगा? ये रिएक्शन अपने आप होगा, इसको आपको करने मतलब हीट देने की जरूरत, हरारत देने की जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में, जैसे आपको मैं बताऊं, आप क्या ले लो, सर्फ ले लो आपके हाथ में, थोड़ा सा पानी डालो, ठीक है, जो भी आपके घर में सर्फ होगा उसमें थोड़ा सा पानी डालो, आप देखेंगे हाथ, आपकी हथेली थोड़ा सा गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी? क्योंकि केमिकल रिएक्शन अपने आप हुआ। हमने इसको बाद आगे चल के आप पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। खैर, तो जो रिएक्शन अपने आप होते हैं खुद, तो वो एनर्जी को हीट फॉर्म में निकाल देते हैं। तो वो हीट आप फील करते हैं अपने हाथ पर, हथेली पर। तो ये कौन सा अमल हो गया? जा या जा बोल दो। समझ में आ रही? तो हरारत जिसमें निकल जाए, खारिज हो जाए, तो हरारत खारिज करने वाला अमल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद अमल तकसीद। अभी अमल तकसीद और तहवील के तो बहुत सारी डेफिनेशन है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा। इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन के टर्म में डेफिनेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में डेफिनेशन है। तो काफी डेफिनेशन है। खैर, आप लोग को अभी कौन सा पढ़ना है, सुनो। तो ऐसा तांबुल जिसके अंदर किसी, जैसे Mg, इसके बाद ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और देखो आप Mg के बाजू में कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया।
तो ऑक्सीजन का आना ये अमल तकसीद है। समझ आ रही बात? ऑक्सीजन किसी के पास आ गया रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले महात्मा गांधी के पास ऑक्सीजन नहीं थे, ठीक है, अब आ गया। तो महात्मा गांधी मतलब ये मैग्नीशियम हमारा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया, तो आप बोलेंगे क्या कि अमल तकसीद हुआ। समझ आ रही बात? तो कार्बन के साथ में देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन के बाजू में कौन आके दिखाई दे रहा है आपको? ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ? अमल तकसीद। अच्छा, हाइड्रोजन के फॉर्म में जब आप बात करेंगे बच्चों, तो इसमें उल्टा बात करना है। हाइड्रोजन का जाना, तो Mg के पास से हाइड्रोजन अगर चला जाता है, जैसे रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, Mg अलग हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया, तब भी बोलेंगे अमल तकसीद हुआ। तो तकसीद दो तरीके से आप फिलहाल बताएंगे अभी। ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, याद रखिए, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। किसी के पास ऑक्सीजन आ गया, अमल तकसीद हुआ। किसी के पास से हाइड्रोजन चला गया, तब भी बोलेंगे हम लोग अमल तकसीद हुआ। समझ आ रही बात? अच्छा, ये वाले रिएक्शन में देखिए आप, CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे? 3 और 3 6 थे, ठीक है। अब ये अल्केन से बेसिकली अल्कीन बन गया है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ गया। हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन गायब है यहाँ पर, 2 और 2 4 ही है, 6 थे, तो बाकी का 2, ये H2 लिखना चाहिए था ऐसे। तो इसमें से भी क्या हुआ? हाइड्रोजन बच्चों निकला, तो ये भी क्या होगा? अमल तकसीद। तो तकसीद याद रखिएगा, दो तरीके से बोल सकते हैं, और भी इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी बोलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना समझना है, ठीक है। चलो, उसके बाद जिस तामुल में ऑक्सीजन खारिज होती है, अब देखो यहाँ पर तहवील में जो आपने उधर पर पढ़ा उसका उल्टा है। तो ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, मतलब दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं जो दिखाई दे रहा है आपको। तो ऑक्सीजन अगर खारिज होगा बच्चों, अमल तहवील होगा, या हाइड्रोजन आ जाएगा तब भी। देखो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड था, इसके बाद ऑक्सीजन था, ये चला गया उधर, तो इसके पास से ऑक्सीजन अब चला गया। ऑक्सीजन है क्या यहाँ पर? नहीं है, ये चला गया उधर, तो इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, तो इसका क्या हो गया बच्चों? अमल तहवील हो गया। समझ गया? चलो, बहुत बढ़िया। तकसीद और तहवील क्या होता है बच्चों? अब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दोनों हो, तकसीद भी हो और तहवील भी हो। तकसीद और तहवील क्या होता है, तो इसको समझते हैं बच्चों। ये देखो, ये वाला H2S में अगर आप देखें बच्चों, तो सिर्फ सल्फर बचा, नहीं दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब इसको जो है ना और दूसरे तरीके, क्योंकि इसमें ना इतने एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए, ठीक है। तो सल्फर के पास से हाइड्रोजन चला गया भाई, तो इसका क्या हो गया? वैसे तो यहां से भी देख सकते हैं, यहां से ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। तो ये आपके जो रिएक्शन है बच्चों, ये दोनों है, मतलब जिसमें तकसीद भी हो रहा है, तहवील भी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आता है, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमल तकसीद और तहवील। इसके एक एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा। और तो बेसिकली याद कैसे करो इसको? रिडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी तकसीद व तहवील, तो जिसके अंदर दोनों दिखाई दे आपको, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इसको समझना बहुत आसान होता है, खैर ठीक है। तो ये एग्जांपल्स कर लीजिएगा। हाँ, ये टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांस है। जैसे आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, अभी उर्दू में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपको पहचानना है कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक। आप बोले सर एंडो एंड एक्सो क्या है? तो उर्दू में आप इसको अभी पढ़ा हमने, हरारत जज्ब करने वाला और हरारत खारिज करने वाला, जिसको आप हरारत गिर या हरारत जा, गिर यानी जज्ब करने वाला और जा यानी खारिज करने वाला, ठीक है। तो आप देखो, पहचानना बहुत आसान है। ये वाले सवाल तो एकदम समझो बोनस वाले सवाल होते हैं बच्चों। अगर आपको हरारत जो है वो दाएं जानिब दिखाई दे, यानी हरारत निकल रही है, तो ये क्या हो गया? हरारत जा। समझ में आ रही बात? और यहाँ समोसा मैंने बोला ना, समोसा दिखाई दिया, यानी हीट आप इसको देंगे, ये एब्जॉर्ब करेगा उसको, ठीक है। तो हरारत जज्ब करने वाले हैं, हरारत गिर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप राइट साइड में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हरारत खारिज करने वाला है। यहाँ पर देखो आप समोसा इधर देख रहे हैं, यानी हीट आप इसको दे रहे हैं, हरारत इसको दे रहे हैं,
ठीक है, तो ये हरारत जज्ब करने वाला है, यानी हरारत की, हो गया खत्म। तो इतना कर लीजिए आप, थर्ड चैप्टर में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बरकीरौ के असरात। तो बरकीरौ के असरात में बच्चों देखो क्या क्या करना है आपने को। सबसे पहले तो कुछ रूल्स हैं जिसको एकदम बढ़िया से कर लो, जैसे राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, और उसके बाद फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो ये रूल कर लीजिए, सबसे पहले तो रूल आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बच्चों, इसके डायग्राम आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसका डायग्राम बना हुआ होता है, आपको नेमिंग करना होता है। तो नेमिंग जरा अच्छे से कर लीजिएगा, इसका इसका प्रैक्टिस आपने अभी साल भर में किया होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अभी हर एक पॉइंट कवर करना थोड़ा मुश्किल है एंड मोमेंट पर, लेकिन आप याद रखें, ऐसे तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका भी जो है वो नेमिंग वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा जनरेटर का। फिर हरारत। अब हरारत में बच्चों मैं एक चीज आपको बताऊं, हरारत का इस चैप्टर का मैंने अपने चैनल फिजिक्स के उस्ताद पर, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिक्स के उस्ताद मेडिनियर, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, एक लौता चैनल ही मिलेगा फिजिक्स के उस्ताद नाम पर। और उसमें मैंने ये हरारत चैप्टर अभी रिसेंटली पढ़ाया है, तो मैंने काफी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप वहीं से जाकर जो है इसको पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन खैर, अब क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर से, तो ये देखो दो तारीफ है। सबसे पहली तो पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी और भाप की मखसूस हरारत मख्फी, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अ, इसमें बाज़े इंजमाद ये टॉपिक लगा लेना बच्चों। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, ये वाला टॉपिक कर लीजिएगा। ये ग्राफ आपको समझ आना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों मालूम है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कि ये पानी 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वहां पर, तो आप उसको वीडियो को जरा देख लीजिएगा। हरारत बाय फिजिक्स के उस्ताद ऐसे करके आप डालोगे तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। ओके, 4 डिग्री पर जो है इसकी कसाफत, पानी की कसाफत सबसे ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कसाफत क्या होती है, ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हजम 4 डिग्री पर सबसे कम होता है या ज्यादा होता है, तो सिकुड़ जाता है पानी 4 डिग्री पर, क्या होता है, सबसे ज्यादा सिकुड़ जाता है, यानी उसका हजम सबसे कम यानी मिनिमम होता है बच्चों। ओ, कसाफत, कसाफत क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कसाफत का जाब्ता आपने पढ़ा होगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम, कमियत बटे हजम। हजम कम रहेगी तो कसाफत क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 4 डिग्री का फंडा याद रखिएगा, 4 डिग्री पर। और जो एनोमलस बिहेवियर आप पढ़ते हैं, ये खिलाफ मामूल रवैया, ये 0 से 4 डिग्री के दरम्यान पड़ता है, 0 से, उसके बाद तो ये नॉर्मल लिक्विड की तरह, नॉर्मल लिक्विड की तरह, माए की तरह जो है वो काम करता है। तो इसलिए 0 से 4 डिग्री तक ये अलग काम करता है, तो उसी को स्टडी करते हैं। तो होप्स अपैरेटस, होप्स का अलग का तरीकेकार पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये सब डायग्राम में नेमिंग वगैरह देख लीजिएगा, इसको कर लीजिए। रतूबत वगैरह नुक्ते शबनम की डेफिनेशन याद कीजिए, रतूबत क्या होता है ये सब पढ़िए। ठीक है, फिर हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, ओके, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन तो डिफाइन डिफाइन ही पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब 5वें चैप्टर में। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको मेरे चैनल पर करवाया हुआ है, तो इसलिए न्यूमेरिकल यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो न्यूमेरिकल आप वहां से जाके कर लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बड़े बड़े न्यूमेरिकल, खैर वो आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये है कि न्यूमेरिकल जब आप करे रहोगे तो उसके बेस पर अगर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, इनहराफ नूर। तो इनहराफ नूर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो इनहराफ नूर में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है। जब नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से, देखो सबसे पहली बात तो इनहराफ नूर की डेफिनेशन पढ़ना है बच्चों, तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इनहराफ नूर टेक्स्ट बुक में सब मिल जाएगा आपको। खैर मैं ये नोट्स भी आपसे शेयर करूंगा। ओके, वसीम सर जो है आपको ये नोट्स आपको दे देंगे, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, जो एन मोमेंट पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये मेन मेन चीजें देख लें। फिर इनहराफ नूर के कवानीन है बच्चों। ठीक है, तो ये दो कवानीन है इस पे। इनहराफ नुमा,
अब इनहराफ नुमा पे ना बच्चों, इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल इस पे करवा देता हूँ, ठीक है। तो इनहराफ नुमा पे मैं आपको न्यूमेरिकल, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के ही हैं, आप उतना कर लेंगे बच्चों तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करो ना, अब ये इसका भी मैंने जो है ना वीडियो आपको डाला हुआ है इस पे मेरे चैनल पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वहां से, चलो देखते हैं इधर पे, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत है। अब देखो टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला आपको बताया ना राफ नुमा का, तो वो फॉर्मूला बताने का तरीका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन वो आगे चल के ऐसा नहीं होता है वो फॉर्मूला। आगे चल के आप उस फॉर्मूले को ऐसा पढ़ने वाले नहीं, तो अभी से ही क्यों पढ़े वैसे। 11वीं 12वीं में उसका पढ़ने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं। पहली बात, इनराफ नुमा, ये हर एक मटेरियल का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल शफाफ वास्ते का अलग अलग होता है, ठीक है। तो N2, इसको कैसे पढ़ते हैं, इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की निस्बत से। सबसे पहले तो आप पढ़ना सीखें इसको, ठीक है। या आप बोले दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा पहले वास्ते की निस्बत से, इस बात को समझे। इनहराफ नुमा होगा इसका, जो इधर होगा उसका होगा, किसके बनिस्बत होगा, एक की बनिस्बत होगा, समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं इनहराफ नुमा। और इनहराफ नुमा ये नंबर जिस मटेरियल का जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब लाइट जब उसमें एंटर करेगी, ठीक है, तो लाइट उतना ज्यादा बेंड होगी, इसका मतलब ये निकल कर आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनहराफ नुमा हमारे डायमंड का होता है। किसका होता है, डायमंड का। तो आप याद रखिएगा उसको, पूरे टेबल में आपको एक टेबल दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा उसका होता है। तो इसको भी मैंने वहां एक्सप्लेन किया अपने चैनल पर, आप इसको वीडियो देखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V1/V2। तो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, ऊपर 1 है तो V1, नीचे 2 है तो V2। अब ये V1 V2 क्या है बच्चों, रोशनी की रफ्तार है। किसकी रफ्तार है, रोशनी या नूर की रफ्तार है। V1 मतलब पहले वास्ते में। अब ये वास्ता वास्ता क्या है, अगर ये सब आपने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, अभी साल भर तो आप पढ़ा है ना आपने। तो ये एक वास्ता, ये ग्लास है और ये हवा है, तो ये दो वास्ते हो गए, ठीक है। दोनों भी कैसे, शफाफ है, इनमें आर पार देखा जा सकता है। हवा के आर पार दिखता है, ग्लास के आर पार दिखता है, तो शफाफ वास्ते बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला वास्ता हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा वास्ता। जरूरी नहीं है पहला यही दूसरा यही, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर लाइट हम लोग ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि वो हवा से ग्लास में जा रही है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर ग्लास से हवा में जा रही है, तो ये पहला और वो दूसरा, इस तरीके से बात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो कुछ भी उल्टा सीधा आप कर सकते हैं, मतलब आपको नंबर आप खुद डिसाइड करना है कहां से कहां, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला याद कर लीजिए आप, N2 विद रिस्पेक्ट टू ऊपर 1 तो 1, नीचे 2 तो 2। और एक फॉर्मूला जो है आपको ये याद रखना है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मतलब इनराफ नुमा। क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब इनराफ नुमा, ठीक है। मतलब इनराफ नुमा ये दूसरे वास्ते का है, और ये पहले वास्ते का। अब मतलब इनराफ नुमा और सिर्फ इनराफ नुमा में फर्क क्या है बच्चों, मतलब में पहला वास्ता जो है, मतलब ये से दो लिखा हुआ है, तो मतलब इनराफ नुमा दूसरे वास्ते का, यहाँ जो निस्बत, जिसकी निस्बत से बात करेंगे वो वैक्यूम होगा। कौन होगा, वैक्यूम, यानी खला। पहला वास्ता इसमें फिक्स्ड होगा। अब ये इधर पे 1 लिखा है, मतलब इनहराफ नुमा पहले वास्ते का, ठीक है, किसके बनिस्बत, तो अब बोले सर ये पहला, तो ये इसकी निस्बत से ये वाला जो है ये खला होगा। इस बात को समझिए, हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, समझ में आ रही है, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। तो इसका इनहराफ नुमा खला की निस्बत से, इसका इनहराफ नुमा खला की निस्बत से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब इनहराफ नुमा। समझ में आ रही बात। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे करेंगे, तो इनहराफ नुमा दूसरे का पहले की निस्बत से, तो यहाँ पर उल्टा याद रखना होता है। N2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नीचे 2 है तो ऊपर N2 आ जाएगा, ऊपर 1 है तो यहाँ उल्टा करना है। यानी वेलोसिटी के फॉर्म में जब बात करते हैं आप रफ्तार में, तो सीधा ऊपर 1 तो 1, नीचे 2 तो 2। और यहाँ पर कैसे बात करेंगे आप, उल्टा। N2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो यहाँ पर नीचे 2 है तो ऊपर 2, ऊपर 1 है तो नीचे, तो उल्टा कर देना। ये दो फॉर्मूले बेस्ड ही आपको न्यूमेरिकल है, तो इसलिए मैं इस पे ही फोकस कर रहा हूँ बच्चों। और एक चीज याद रखिएगा, इस इनहराफ नुमा का देखो, कोई इनहराफ नुमा की कोई इकाई नहीं होती। इस पे बोर्ड में कई मरतबा सवाल आ चुका है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर रफ्तार है, नीचे भी रफ्तार है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए। चलो फिर ये रूल वगैरह पढ़ लेना आप लोग। हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में। कौन सा,
जुजवी और कुल्ली अंदरूनी इनकास, समझ में आ रही बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ कि सवाल आपको क्या आने वाला है। आपको ऐसे पैराग्राफ लिखा होगा, ठीक है, और यहां पर खाली जगह होगी। तो यहाँ आपको याद रखना है ये क्या आएगा, जुजवी इनकास आएगा। ये लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर खाली जगह होगी, तो इधर पे क्या लिखेंगे आप, फाजिल जाविया। 3-3 मार्क के लिए इतना आसान सवाल आता है बच्चों। और ये कुल्ली अंदरूनी इनकास या मुकम्मल अंदरूनी इनकास, समझ आ रही बात? तो ये पैराग्राफ याद कर लीजिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स जहां जहां मैंने बताया इसको कर लीजिएगा। 3 मार्क के सवाल इस पे आपको पूछे जा सकते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायग्राम भी बना हुआ होगा, इतना आसान होगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। चलिए देखें, पानी का मतलब निराफनुमा इतना है, ठीक है, किसका, पानी का। ये सॉल्व एग्जांपल ये है, 2-4 ये क्वेश्चन तो करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो पानी का मतलब निराफनुमा, पानी यानी वाटर हो गया, वाटर इंग्लिश में वाटर बोलेंगे हम लोग, तो उसका डब्लू। मतलब निराफनुमा तो देखो कैसे लिखा जाएगा, एन डब्लू। ये आपको 1.36 दिया गया, ठीक है, समझ आ रही बात? तो एन डब्लू आप इसको चाहे तो 1.33 भी लिखते हैं, 1.36 फिलहाल दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। तो एन डब्लू आप इसको डेटा में ऐसे लिखेंगे 1.36, ठीक है। और उसके बाद पानी में नूर की रफ्तार मालूम कीजिए। पानी में यानी वाटर में नूर की रफ्तार, रफ्तार यानी वी, तो वी कहां पर, पानी में, ये आपको मालूम करना है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों। और खला में नूर की रफ्तार कितना दे दिए, 3 ज़रब। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि खला में नूर की रफ्तार कितनी होती है, 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8। इसकी निशानी सी भी लिखी जाती है, क्या लिखी जाती, सी। तो आप एंड डब्लू मतलब इनराफनुमा क्योंकि बात कर रहा है तो आप वही फॉर्मूला लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कौन है बच्चों, वैक्यूम है, ठीक है। तो खला में जो है नूर की रफ्तार कितनी होती है, सी होती है। आप चाहें तो मैंने जैसे सिंबल दिया वीवी, इसका मतलब हो गया वैक्यूम में रफ्तार, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो उसको सी भी किया जाता है, उसके बाद वी डब्ल्यू, समझ आ रही बात? सी का नंबर है 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8। और वी डब्ल्यू हमें पता करना है, एन डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों आप, इसको इधर, यानी वी डब्ल्यू डिवाइड बाय एन डब्ल्यू। एन डब्ल्यू की एक काम करते हैं, रुको, ठीक है, आपको मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ। तो एन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या तो वी वी अपॉन वी डब्ल्यू लिखेंगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो ऊपर वी तो इधर पे वी आया, नीचे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, समझ में आ रही बात, वी वी। आप या तो सी बाय वी डब्ल्यू लिख सकते थे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, वी वी ये वैल्यू कितना है, 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8, और ये 1.36, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2.21 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यूजुअली 1.36 पानी का जो मतलब इनर हाफ में 1.33 होता है, ठीक है, जिसको आप 4/3 लिखते हैं, फिर उस हिसाब से आप, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्या जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है उसको अच्छे से करके जाइए बच्चों, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल ये वाला भी आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान होते हैं, बस जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो एक वास्ते में नूर की रफ्तार इतनी है, दूसरे वास्ते में इतनी है। तो दूसरे वास्ते का पहले वास्ते की बनिस्बत इनराफनुमा, दूसरे वास्ते का, सुनिए, दूसरे वास्ते का मत इनराफनुमा पहले वास्ते की निस्बत से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, v1 अपॉन v2 बनेगा, ऊपर 1 नीचे 2। तो पहले वास्ते में कितनी है, 1.5, ठीक है, और दूसरे वास्ते में 10 की कुव्वत 8, दूसरे वास्ते में कितनी, 0.75। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है बच्चों। 10⁸ 10⁸ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है, आप पॉइंट पॉइंट कैंसिल करना है आपको, तो यहाँ पर एक जीरो ले लो, क्यों बता रहा हूँ, पॉइंट के राइट में यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो कुछ नहीं तो 0 है, तो पॉइंट पॉइंट अभी क्या कर दिया, कैंसिल। ऊपर बचा 150, नीचे बचा 75, 75 दूनी 150, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2, और इसकी कोई इकाई नहीं होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हो गया न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी आपका डन हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इस पे आपको सवाल आ सकते हैं। अब अच्छे और उनका इस्तेमाल, अच्छे और उनका इस्तेमाल में आ, ये सब बेसिक रूल कर लीजिएगा बच्चों। अब ये पूरे 6 डायग्राम आपको नहीं दिए गए बच्चों टेक्स्ट बुक में, आपको कौन सा दिया गया है, ये लास्ट के 2, तो ये और ये ड्रॉ करने आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये टेबल अच्छे से कर लीजिएगा,
ये टेबल में से आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में सवाल आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब और क्या करना है आपको सर, ये फॉर्मूले याद कर लीजिए जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों टेक्स्ट बुक में आपको, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान पूछने वाला है, इसमें से पूछेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पावर वाले न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट एग्जाम में आपको ये पूछा भी गया है, पावर के बेस क्वेश्चन। तो P इज इक्वल टू 1/f। तो लेंस का जो पावर निकलता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/f। समझ आ रहा है, P पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। और F काय में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पावर का यूनिट जो लिखा जाता है बच्चों, वो डायोप्टर लिखा जाता है, या कैपिटल D लिखेंगे या उसको डायोप्टर बोलेंगे। तो इसको याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस की जो इकाई है वो डायोप्टर है। लेकिन एक और पावर होता है इलेक्ट्रिक पावर, तो उसकी इकाई वॉट होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रिक पावर और पावर ऑफ लेंस में। ठीक है, तो अदसे की ताकत जब आपको बोलता है ना बच्चों, अदसा वाला, तो वो उसकी इकाई डायोप्टर होगी। समझ में आ रही बात। बर की ताकत अगर बोलता है तो फिर उसकी डायोप्टर नहीं, उसकी वॉट होगी। क्लियर है बात। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक कन्वर्जन याद रखिए बच्चों, लॉजिकली करना है, यहाँ पर आपको कुछ मैथ्स यूज करने की जरूरत नहीं। देखो 1 मीटर, अगर मैं बोलूँ 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है बच्चों, 1 मीटर होता है। अगर मैं बोलूँ 50 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे आधा मीटर होगा, है ना। तो आधा मतलब 0.5 होता है। देखो 50 के लिए कितना लिखा, 0.5। मैं बोलूँ 40 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे 0.4। मैं बोलूंगा 20 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे 0.2 मीटर। वही लॉजिक से आपको एफ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सम का क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चों। तो 0.2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अभी, देखो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 1/f कितना है, 0.2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब यही थोड़ा सा कैलकुलेशन में बत्ती गुल हो जाती। देखो पॉइंट के राइट में कितना नंबर है, 1 नंबर, तो पॉइंट हटाया और ऊपर 1 0 बढ़ाया। ठीक है, तो कितना हो गया, 10/2। तो ये हो गया 10/2 बचा, पॉइंट हटा दिया, 2 1 का 2, 2 5 10। आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये 5, क्योंकि पावर आपने निकाला तो इसका यूनिट कैपिटल डी लिखेंगे, जो कि डायोप्टर बोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल आप जो देख रहे हैं यही टेक्स्ट बुक का ही। हो सकता है यहाँ पर नंबर थोड़ा सा चेंज कर दे, 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो आंसर थोड़ा डिफरेंस हो, बाकी फॉर्मूला तो वही लगेगा बच्चों। अब ये आंख के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये सारे उजलात के नाम आप याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको नेमिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, ये वाला भी बोर्ड में तो ये पूछा भी है, आपको इसका डायग्राम बना के नेमिंग करना था, और कुछ सवाल थे आंख के बेस पर, तो वो आपको करना है। इंसानी आंख का ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, कौन क्या करता है, कैसे क्या होता है। और ये 2 फर्क कर लीजिएगा, इस पे भी 3 मार्क के अहम सवाल आपको पूछे जाने वाले हैं बच्चों। आपको टेक्स्ट बुक में ना इसके ऐसे 3 डायग्राम बनाया, पहले एक डिफेक्ट बताया है, फिर सही वाली आंख बताया आपको। जैसे ये डिफेक्ट वाली बताया मैंने, अगर आप क्या करेंगे, ये जो शुआएं हैं वो अगर पर्दे शबकिया के पहले मिल जा रही हैं, ठीक है, तो पहले इसके सामने मिल जा रही है, तो ये आपको यहां पर हो गया बच्चों करीब नजरी। ठीक है, एक चीज बताता हूं मैं आपको, उसको याद रखना। करीब नजरी और बईद नजरी में जो अहम डिफरेंस है वो क्या है। तो करीब नजरी में जो शुआएं होती हैं, या नाम के हिसाब से मैं बीमारी बताता हूं आपको, इसको मायोपिया भी बोलते हैं। तो करीब लफ्ज आया ना, मतलब करीब का आपको दिखता है, करीब नजरी में करीब का आपको दिखाई देगा, लेकिन जो दूर का है वो धुंधला दिखाई देगा। तो मतलब जो नाम आ रहा है बीमारी में वो दिखेगा आपको। समझ आ रही बात। बईद नजरी में, बईद मतलब दूर, तो आपको दूर का बराबर दिखाई देगा, यहां पर जो है वो नजदीक का। तो नाम के हिसाब से आप याद रखें, वो चीज दिखाई देगी। और दूर की चीजें, जैसे करीब नजरी में देखो यहां पर पढ़ेंगे अगर आप समझ में आएगा, इस नुक्स में करीब की चीजें साफ नजर आती हैं, लेकिन दूर की अशिया साफ नजर नहीं आती। तो बहुत इजीली याद कर सकते, करीब नजरी, अच्छा करीब लफ्ज आ रहा है उसमें मतलब करीब का दिखेगा, दूर का क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा।
समझ आ रही बात? यहाँ पर बैद नजरी में क्या होता है, आप पहचानोगे कैसे? ये डायग्राम देखकर। अगर ये पर्दे शबके के सामने लाइन मिल जा रही है इधर पे ही पहले ही, तो करीब नजरी है, ठीक है, और ये पीछे मिल रही है तो ये बैद नजरी है। ये डायग्राम से आपको पहचानना होगा। अब इस ये नुक्स हो गया, किसी शख्स को ऐसे सवाल पूछता है आपको, तो उस नुक्स को दूर कैसे करेंगे भाई? तो यहां पर आप यूज करेंगे बच्चों कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यानी मकर अज्सा, ठीक है। तो यहां पर कहीं लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा रहेगा, तो ये डिस्टिंग्विश आप पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स जो है वसीम सर आपको दे देंगे, तो इसको पॉइंट वाइज आप बनाकर, मैंने पॉइंट वाइज अलग अलग किया। देखो मकर अज्से का तौले मास का, हाँ ठीक है, ऐनक इस्तेमाल से इस नुक्स का, कौन सा वाला? देखो मकर अज्से की ऐनक के इस्तेमाल से इस नुक्स का तदारुक किया जा सकता है। तो इस पे सवाल आ सकता है कि अगर किसी शख्स को ये नुक्स हो गया तो वो उसका तदारुक कैसे किया जाए, उसको दूर कैसे किया जाए। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से तो आपको डायग्राम से एनालाइज करना है। बस डायग्राम दिया होगा और नीचे 3 सवाल बने होंगे, 3 मार्क के सवाल बनेगा, तो इसको कर लीजिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है वजूहात, जिसपे ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजूहात पे सवाल आता है कि इसकी वजह क्या है, ये बीमारी होने की वजह क्या है। तो 2-2 वजूहात इसके दिए गए, इस बीमारी के भी 2-2 वजूहात। तो क्या इंपॉर्टेंट है, बैद नजरी क्या होता है, करीब नजरी क्या होता है, उसकी वजूहात, और उसको दूर करने के लिए आप कौन सा ऐनक इस्तेमाल करेंगे, मुहद्दिब या मकर। तो दूर के लिए आप मुहद्दिब इस्तेमाल करेंगे और करीब नजरी के लिए समझ आ रही बात, बैद नजरी के लिए मुहद्दिब और करीब नजरी के लिए मकर इस्तेमाल करेंगे। और इसका ये सब तौले मास का क्या होता है, मनफी होता है, इसका मजबूत होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तौले मास का मनफी तो पावर भी मनफी, मतलब जो ताकत है वो भी मनफी आएगी, मजबूत रहेगा तो मजबूत, ठीक है। अब अगला चैप्टर करते हैं बच्चों, फल्जियात में आपको क्या करना है, मेटलर्जी में क्या करना है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो धातु को निकालने का तरीका है, वो सब चीजें इस चैप्टर में आपको दी गई। तो इसमें भी आपको शुरुआत में कैसी है कि इस केमिकल रिएक्शंस ही है, तो उसको अच्छे से करना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। थर्ड जो चैप्टर किया हमने, थर्ड और ये 8 चैप्टर सिमिलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ तामुल, धातु का पानी के साथ तामुल, धातु का तेजाब के साथ, और धातु का नाइट्रिक एसिड, ठीक है, शोरे का तेजाब के साथ अमल। तो बेसिकली आपको ये सारे रिएक्शन करना है। तो अगर रिएक्शन करना है इस चैप्टर में तो ये 4 टॉपिक है। धातु का ऑक्सीजन के साथ करना है, धातु का पानी के साथ करना है, धातु का तेजाब के साथ, और धातु का एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ये तेजाब ही है, लेकिन तेजाब में कुछ मखसूस दिए गए नाइट्रिक एसिड वाले के साथ में। तो ये रिएक्शन बच्चों प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पर सब मैंने दिया हुआ है अलग से। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन दिया गया है, धातु का पानी के साथ अमल दिया गया है, धातु का तेजाब के साथ, ठीक है। आबशाही के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक्वा रेजिया इसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज जो मैं आपको बता रहा था ना कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका कैसा है, देखो यहाँ पर ये पूरा आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक पेज पर, ठीक है। तो पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बच्चों? पोटाशियम होता है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटाशियम है, मेटल्स में, ठीक है, मेटल्स में, धात में। तो इसको याद कैसे करेंगे, कैटरीना ने ली कार, कैटरीना ने ली कार, मंगाई ऑल्टो जैन फरारी, सुन के, ठीक है, सुन के कौन? परवीन बॉबी। परवीन बॉबी मालूम है ना आपको, हीरोइन है। क्यों हो गई एंग्री आंटी। तो इस तरीके से कैटरीना ने ली कार, मंगाई ऑल्टो जैन फरारी, तो ये सब कार के नाम है, ठीक है, ऑल्टो जैन फरारी। अब ये सुन के परवीन बॉबी क्यों 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 हो गई एंग्री आंटी। अब होगी ना भाई एंग्री आंटी, क्यों नहीं होगी, है ना। अभी तो कैटरीना का दौर चल रहा है, अभी कैटरीना का भी खत्म हो गया, समझो शादी हो गई बेचारी की, ठीक है। तो आ, पहले परवीन बॉबी का दौर था तो वो कार में घूमते थे, अब कैटरीना का दौर है तो वो कार खरीद रही है, तो इनको क्यों गुस्सा आ रहा है भाई, ठीक है। अब उनको गुस्सा आएगा क्योंकि अब उनकी जगह किसी और ने ले ली, समझने के लिए ऐसे। तो कैटरीना ने ली कार, मंगाई ऑल्टो जैन फरारी, सुन के परवीन बॉबी क्यों हो गई एंग्री। तो इसमें कौन है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है, ये लिथियम है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, या आप इसको लोहा बोल दें, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, स्टेनम, टिन,
और ये कौन है, प्लम्बम, लेड, ये है कॉपर, ये है मर्क्यूरी, हाइड्रागायरम, ये है सिल्वर, अर्जेंटम, ये है गोल्ड, ऑरम। समझ आ रही बात? तो ये जो दूसरे नाम बता रहा हूँ वो उसकी लैटिन नेम है, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं लातिनी जुबान में, लो इसको क्या बोलते हैं, तो लैटिन नेम ऑफ गोल्ड तो आपको मिल जाएगा ऑरम, AURUM। तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। कार्बनी मुरक्कबात में मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको ज्यादा चांस है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, कार्बनी मुरक्कबात। तो कार्बनी मुरक्कबात अगर देखें बच्चों, सबसे पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको, कार्बन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नहीं करते वो क्या है, सुनिए। ठीक है, आप कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करें बच्चों, कार्बन जो है ना वो कार्बन छक्का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऐसे ही बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो कार्बन जो है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करोगे बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करोगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4 करोगे तो लास्ट आखिरी मदार में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर आप देखें तो पहले में कितना होगा बच्चों, 2, दूसरे में कितना होगा, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या करेगा, 4 जगह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। ठीक है, अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ये तो फिजिकल बात होगी कि इस तरीके से होता है। सी फॉर क्रिश्चियन, अगर आपने देखा होगा जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो किस तरीके से करते हैं, ऐसे, बराबर। तो सी फॉर क्रिश्चियन होता है ना, तो ऊपर नीचे बाएं दाएं, समझ में आ रही बात? तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड। ये पता होना चाहिए आपको कि कार्बन, क्योंकि अगर आप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, टेट्रावैलेंट होते हैं, यानी 4 बॉन्ड बनाने वाले हैं। समझ आ रही बात? 4 बॉन्ड बनाने वाले होते हैं, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ये नहीं पता रहेगा तो आगे की कहानी नहीं समझेगी। अब यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिए गए, इनको प्रैक्टिस करिए बच्चों। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करिए। आपको आइसोब्यूटेन ये सब का जो है ना स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछेगा, तो इतने कर लीजिए ना जितना टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है बच्चों। आपको एक बार ट्रिक समझ में आ गई क्या करना है, किसमें क्या करना है, तो आप बहुत इजीली जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ रही बात? ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये बेंजीन वाला इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लोहेक्सेन वाला इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात? बाकी ये सब तो सिंपल सिंपल है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में आप अगर देखें, बेंजीन में बताऊं, बेंजीन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, C6H6। क्या है बच्चों, C6H6। तो यहाँ पर 6 कार्बन होंगे, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ऐसे 6 कार्बन आपको अरेंज कर देना है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट सिंगल डबल करना है, हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, देखो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4, तो ये वाले कार्बन को पकड़ लो, इसने एक आगे बनाया, 2 पीछे बनाया, तो कितना बचा, 1 बचा, तो एक ही हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सेम हर एक कार्बन 3 बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ देखो चीजें कितनी आसान हो गई कि आपको कार्बन का बस ये पता हो 4 बॉन्ड बनाता है। तो बेंजीन में आपको मैंने बताया कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बनाना है, तो हर एक कार्बन का एक एक छूट रहा था, तो वहां हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। सेम साइक्लोहेक्सेन भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में C6H12 है। कितना, C6H12। तो इसमें आप क्या करेंगे, 6 कार्बन जैसे मैंने बनाया था उसी तरीके से 1, 2,